आसमान में चारों तरफ काली काली बादलों का पहरा और आसमान से मूसलाधार बारिश का पानी बरस रहा था। सावन का महीना था और पूरा जंगल पानी से भीगा हुआ था। ऐसे में सभी पक्षी अपने अपने सुरक्षित घोंसलों में दुबक कर बैठे थे। उसी घने जंगल के एक कोने में मन्नू चिड़िया अपने पति भोला और अपनी प्यारी सी छोटी बेटी चुन्नू के साथ एक छोटे से पुराने घोंसले में रहा करती थी। जंगल के बाकी पक्षियों के पक्के और मजबूत घोंसलों के मुकाबले मन्नू और भोला का घोंसला बेहद कमजोर और जर्जर था। बारिश की हर एक बूंद के साथ उस घोंसले की छत टपकती रहती थी। सुनिए भोला जी, इस बार पूरे जंगल में कितनी भयानक बारिश हो रही है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अगर ऐसे ही बारिश चलती रही तो हमारा ये घोंसला और एक दिन भी टिक पाएगा। वैसे भी अब तो लाली भाभी और कालू कौआ भाई ने भी मिलकर अपना नया और पक्का घोंसला बना लिया है। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब अपना आशियाना बदल लेना चाहिए? अगर आगे भी ऐसा ही मौसम रहा तो हमारा यहाँ जिंदा रहना तक मुश्किल हो जाएगा। हाँ मन्नू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें भी बिना एक पल गवाए अपना पक्का घर बना लेना चाहिए। मैं अपनी मासूम बेटी चुन्नू को इस तरह रोज रोज डरते और भीगते हुए और नहीं देख सकता। हमारी गरीबी की इस सज़ा को हमारी नन्ही सी बेटी क्यों भुगते? मैं कल सुबह सबसे पहले कालू कौआ के पास जाऊंगा और उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा। शायद वो हमारा घर बनाने में हमारी कुछ मदद कर सके। रात गहरी होती गई और समय के साथ बारिश रुकने के बजाय और अधिक भयंकर रूप लेती चली गई। तेज हवाओं के झोंके आंधी की तरह चलने लगे, जिसके कारण मन्नू और भोला का वो पुराना कमजोर घोंसला जोर जोर से हिलने लगा। उस भयानक आवाज और खतरे को भांपकर उन सब की नींद अचानक खुल गई। उनकी नन्ही बेटी चुन्नू डर के मारे थर थर कांपने लगी और जोर जोर से फपक फपक कर रोने लगी। पापा, मम्मा, मुझे बहुत तेज डर लग रहा है। देखिए ना, हमारा घर हिल रहा है और पानी भी अंदर आ रहा है। अब हम सब कहाँ जाएंगे? हमारा घर तो टूट चुका है। क्या हमें ऐसे ही पूरी रात इस भयानक बारिश में खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ेगी? क्या हम सब ऐसे ही भीगते भीगते मर जाएंगे? बेटी चुन्नू, तुम बिल्कुल भी मत डरो। तुम्हारे पापा जिंदा हैं अभी। तुम चुप हो जाओ। मैं अभी इसी वक्त कालू भाई और लाली बहन के पास मदद मांगने जाता हूँ। इस मुसीबत के वक्त वो हमारे पुराने पड़ोसी हैं, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। अपने परिवार की ऐसी दयनीय हालत देखकर भोला का दिल बैठ गया। वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर तुरंत कालू के घर की तरफ दौड़ पड़ा। मूसलाधार बारिश में भीगते हुए तीनों किसी तरह कालू के मजबूत घोंसले के पास पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अरे ओ कालू भाई, कहाँ हो आप? जल्दी से बाहर आइए, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। भोला की दर्द भरी आवाज़ सुनकर कालू कौवा और उसकी पत्नी लाली दोनों ने दरवाज़ा खोला और बाहर आए। कालू ने ऊपर से नीचे तक भीगे हुए भोला और उसके परिवार को देखा। बोलो भोला भाई, क्या हुआ? इतनी आधी रात गए इस मूसलाधार बारिश में तुम और तुम्हारा परिवार हमारे घर के बाहर क्या कर रहा है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो तुम इस तरह आए हो? कालू भाई, क्या बताऊं, इस भयानक तूफान और बारिश के कारण हमारा पुराना घोंसला पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। हमारे पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। क्या आप आज रात के लिए हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अरे भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन इतनी रात गए, अब तुम लोग रुकिए, मैं अंदर देखता हूँ। जी, आप जरा चुप रहिए और अंदर जाइए। भला आप इन लोगों को अपने घर के अंदर क्यों बुला रहे हैं? क्या हमने इस जंगल में कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हर ऐरे गैरे को अपने घर में शरण देते फिरे? हमने भी दिन रात खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से मेहनत से अपना ये मजबूत घोंसला बनाया है। हम ऐसे ही किसी को भी अपने घर में घुसने नहीं देंगे, साफ कह रही हूँ। लाली कौवे के मुंह से ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें सुनकर भोला, मन्नू और नन्ही चुन्नू का दिल टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बिना एक भी शब्द बोले वहां से चुपचाप मायूस होकर वापस लौट आए। वे घनी जंगल में भटकते हुए किसी और से मदद की भीख मांगने लगे। तभी रास्ते में उन्हें एक बड़े और सुरक्षित पेड़ पर मोतीराम तोते का घोंसला दिखाई दिया। मोतीराम ने जब तीनों को इस आधी रात में बारिश में भीगते हुए और रोते हुए देखा तो उसका दयालु दिल पिसीज उठा। उसने तुरंत अपनी खिड़की से झांका। अरे अरे भाई भोला, तुम तीनों इस आधी रात को इतनी भयानक बारिश में कहाँ जा रहे हो? चेहरे पर इतनी उदासी और रोने जैसी सूरत क्यों है? रुको रुको, जल्दी से मेरे पास आओ।
मोतीराम भाई, हमारी किस्मत ही फूट चुकी है। तूफान ने हमारा घर तहस नहस कर दिया और जब हम मदद मांगने कालू के पास गए तो उन्होंने हमें दुत्कार कर भगा दिया। अब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं बचा है। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ भाई। अरे, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? भोला भाई, तुम तीनों चाहे तो आज की पूरी रात मेरे घर में आराम से रुक सकते हो। कल सुबह जब मौसम साफ हो जाए तब अपने रास्ते निकल जाना। मुझे इस बात से कोई भी आपत्ति या दिक्कत नहीं है। अंदर आ जाओ जल्दी से। मोतीराम तोते के मुंह से ऐसे प्रेम और अपनापन भरे शब्द सुनकर भोला और मन्नू की आंखें भर आईं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया और तीनों मोतीराम के घर के अंदर चले गए, जहां उन्होंने सुकून से अपनी रात बिताई। अगली सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ही भोला अपने परिवार के लिए कुछ मजबूत लकड़ियां तलाशने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। भोला बिना एक पल गवाए जंगल के कोने कोने में अपने परिवार के लिए मजबूत लकड़ियां और तिनके जमा करने निकल पड़ा। उसने पूरे जंगल की खाक छानी, झाड़ियों को खंगाला, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उस पूरे जंगल में उसे एक भी ऐसी मजबूत लकड़ी या सामान नहीं मिला जिससे वो अपने परिवार के लिए एक ढंग का घोंसला खड़ा कर सके। खाली हाथ और थका हारा भोला उदास मन से वापस मोतीराम के घर लौट आया। मोतीराम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कल रात हमें अपने घर में शरण दी, लेकिन अब हम आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते। मैंने पूरे जंगल में लकड़ियां तलाशने की कोशिश की, मगर मुझे घर बनाने लायक एक भी मजबूत तिनका नहीं मिला। हम तीनों अब यहाँ से जा रहे हैं। हम किसी तरह खुद ही अपने रहने का कोई जुगाड़ कर लेंगे। आप हमारी ज़रा भी चिंता मत कीजिए। अरे भोला भाई, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब तक चाहो अपने परिवार के साथ मेरे घर में आराम से रह सकते हो। मुझे तुम्हारी मौजूदगी से कोई परेशानी या आपत्ति नहीं है, इसलिए जाने की जिद बिल्कुल मत करो। नहीं मोतीराम भाई, आपका बड़प्पन है कि आप हमें रोक रहे हैं, लेकिन हम किसी पर बोझ बनकर नहीं रह सकते। भोला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। इसके बाद भोला, मन्नू और नन्ही चुन्नू मोतीराम के घर से निकल पड़े और जंगल के रास्ते में इधर उधर भटकते हुए अपने घर के लिए कोई नया सामान या उपाय खोजने लगे। तभी चलते चलते उनकी नज़र जंगल के पास इंसानों की बस्ती के किनारे फेंकी गई एक बड़ी सी रंग बिरंगी पॉलिथीन पर पड़ी। उसे देखकर तीनों उसके पास गए। सुनिए भोला जी, इस प्लास्टिक की थैली को ध्यान से देखिए। इंसानों द्वारा फेंकी गई ये चीज कितनी मजबूत और पानी को रोकने वाली लग रही है। क्यों ना हम इसी से कुछ ऐसा बनाएं जो हमेशा के लिए पक्का हो। अरे वाह मन्नू, तुमने बिल्कुल सही समय पर सही चीज पर ध्यान दिलाया है। इस पॉलिथीन को देखकर मेरे दिमाग में एक बेहतरीन तरकीब आ गई है। क्यों ना हम इस मजबूत प्लास्टिक थैली से ही अपना एक अनोखा घर बनाएं। ये बारिश में गलेगी भी नहीं और इसके अंदर एक बूंद पानी भी टपकने का कोई खतरा नहीं रहेगा। सच कह रहे हैं आप भोला जी? क्या सच में प्लास्टिक की थैली से भी घर बनाया जा सकता है? हाँ मन्नू, 100% सच। एक बार हम इस प्लास्टिक थैली के सहारे अपना नया आशियाना खड़ा कर लें तो देखना ये आंधी और तूफान में भी अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। फिर क्या था, भोला और मन्नू ने बिना देर किए उस बड़ी सी पॉलिथीन को सटोड़ने और मजबूत तिनकों के सहारे उसका एक शानदार घर बनाने का काम शुरू कर दिया। उनकी नन्ही बेटी चुन्नू ने भी अपनी नन्ही नन्ही चोंच से उनकी मदद करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और सूरज ढलने से पहले उनका अनोखा प्लास्टिक थैली का घर बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। बाहर से देखने में वो प्लास्टिक का घर जितना चमकदार और शानदार लग रहा था, अंदर से उतना ही सुरक्षित, हवादार और मजबूत था। तीनों उसके अंदर गए और खुशी से झूम उठे। पापा, मम्मा, हमारा नया घर कितना प्यारा और सुंदर है। ये तो सोने के महल जैसा लग रहा है और बिल्कुल भी गंदा नहीं है। कल सुबह मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाकर अपना ये नया प्लास्टिक थैली वाला घर जरूर दिखाऊंगी। हाँ मेरी लाडली बिटिया चुन्नू, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अपने सभी दोस्तों को यहाँ प्यार से खेलने के लिए बुलाना। तुम्हारे पापा ने ये घर सिर्फ तुम्हारे लिए ही इतनी मेहनत से बनाया है। रात गहरी होती गई और एक बार फिर से आसमान में काले बादल घेर आए। मूसलाधार बारिश का दौर दोबारा शुरू हो गया और जंगल के बाकी पक्षी अपने अपने घरों में दुबक गए। तभी आधी रात को मन्नू और भोला के नए प्लास्टिक के घर के दरवाजे पर किसी ने घबराहट में दस्तक दी। जब भोला ने चौंक कर दरवाज़ा खोला तो बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गया। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि वही दयालु तोता मोतीराम खड़ा था, जो बुरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। मोतीराम, सुनो भोला भाई, मेरी मदद करो। इस भयानक बारिश और आंधी के झोंके से मेरा पुराना घोंसला पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है।
क्या तुम मुझे इस मुसीबत की घड़ी में अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हो? मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे मोतीराम भाई, आप ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं? आपने कल रात मुसीबत के वक्त हमारी इतनी बड़ी मदद की थी, तो क्या हम आपकी इस छोटी सी मदद भी नहीं कर सकते? आप अंदर आइए, आपका इस घर में पूरा हक है। मोतीराम मुस्कुराते हुए उनके घर के अंदर आ गया और सुकून से बैठ गया। अभी थोड़ी ही देर बीती थी कि बाहर दरवाजे पर एक बार फिर से जोर जोर से दस्तक हुई। जब भोला ने दरवाजा खोला तो इस बार बाहर कालू कौवा और उसकी पत्नी लाली दोनों सिर झुकाए खड़े थे। अरे कालू भाई और आप दोनों, इस मूसलाधार बारिश में इतनी रात गए आप हमारे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? भोला भाई, हमें माफ कर दीजिए। उस भयानक तूफान की वजह से हमारे घोंसले की छत उड़ गई और देखते ही देखते पूरे घर में पानी भर गया, जिससे हमारा घर पूरी तरह टूट गया। अब हमारे पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। भोला भाई, मीनू दीदी, क्या आप दोनों हमें अपने इस मजबूत घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे सकते हैं? हम वादा करते हैं कि कल सुबह सूरज निकलते ही चुपचाप आपके घर से चले जाएंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अरे कालू कौवा और लाली भाभी, क्या तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आ रही है? जब कल रात ये बेचारे भोला भाई और मन्नू दीदी अपने परिवार के साथ मदद मांगने तुम्हारे पास आए थे, तब तो तुमने इन्हें दुत्कार कर भगा दिया था, और आज अपनी जान पर बनाई तो भीख मांगने आ गए। निकलो यहाँ से, इस घर में तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। नहीं मोतीराम भाई, ऐसा बिल्कुल मत कहिए। भले ही इन्होंने उस वक्त हमारी मदद ना की हो, लेकिन हमारा ये फर्ज बिल्कुल नहीं बनता कि हम इन्हें ऐसी भयानक बारिश और ठंड में बाहर भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दें। इस वक्त मौसम बहुत ख़राब है, अगर ये बाहर रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। कालू भाई और लाली बहन, आप दोनों अंदर आ जाइए। मन्नू का बड़ा दिल देखकर कालू और लाली की आंखें भर आईं। दोनों ने अंदर आते ही मन्नू और भोला के चरणों में सिर झुका दिया और फपक कर वो पड़े। कालू कौवा, भोला भाई और मीनू दीदी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे अंदर का घमंड अंधा हो गया था, इसीलिए हमने उस वक्त आपको अपने घर में शरण नहीं दी थी। लेकिन आप कितने महान हैं कि बिना किसी पुरानी बात को दिल में रखे हमें अपने नए घर में पनाह दे दी। लाली कौवी, जी हाँ मीनू दीदी, मुझे भी क्षमा कर दीजिए। मैंने उस वक्त आपको बहुत भला बुरा कहा था और बहुत अपमानित किया था। आज मेरी खुद की करनी मेरे सामने आ गई है। मुझे अपने उस बुरे व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा है। संसार का यही नियम है मेरे बच्चों, हमें कभी भी किसी गरीब या बेसहारा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और ना ही किसी के साथ कभी गलत करना चाहिए। मुश्किल वक्त कभी भी किसी पर भी आ सकता है। अगर आज हम दूसरों की मदद करेंगे तो कल हमारे बुरे वक्त में भगवान खुद हमारी मदद करने जरूर आएंगे। और इस तरह उस छोटी सी प्लास्टिक की थैली वाले घर में सभी पक्षी प्यार से एक साथ रहने लगे। उस दिन के बाद से कालू और लाली का अहंकार हमेशा के लिए खत्म हो गया और उन्होंने सीख लिया कि इंसान या पक्षी अपने अमीर या गरीब होने से नहीं, बल्कि अपने अच्छे दिल और कर्मों से बड़ा बनता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइज जिसने भी वीडियो को एंड तक देखा है, एक बार कमेंट में अपना नाम ज़रूर से लिख देना, ताकि पता लग सके कौन कौन वीडियो को देखना पसंद करता है। और भाई जितने भी आपने मतलब इस वीडियो में ना कैरेक्टर ये देखे हैं ना, बर्ड कैरेक्टर, ये मैंने सब खुद बनाए हैं। जितने भी कैरेक्टर इसमें यूज़ हुए हैं कहानी में, और जितना भी बैकग्राउंड आपने देखा है, ये सब बैकग्राउंड भी मैंने खुद डिज़ाइन किया है। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब चीज़ों को बनाने में। तो एक छोटा सा लाइक गाइज काफ़ी ज़्यादा खुशी देता है हमें। और बस इतना ही, बाकी देखते हैं गाइज, अगर सब ठीक चलता है चैनल में तो गाइज दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हर हफ्ते में तो गाइज एक वीडियो अपलोड कर। बाकी इतना ही है इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में ये भी ज़रूर से बता देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।